तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिकास्ट अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और इससे पहले के पार्ट्स में हम लोग आर्टिकल 43 तक आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। आइए अब बिना समय गंवाए आर्टिकल 44 की ओर चलते हैं। तो आर्टिकल 44 जो है हमेशा से ही चर्चित रहा है और आजकल फिर से चर्चा में है। ये चर्चा का बाजार इसमें गर्म है। आपको पता होगा कि उत्तराखंड जो है भारत में ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अपने राज्य में समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया, यूसीसी को लागू किया है। करीब 2 साल से ये प्रोसेस चल रहा था। कमेटी बनाई गई, कमेटी ने यूसीसी किस तरह से लागू हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे अपनी रिपोर्ट दी। डॉक्टर रंजना देसाई जो थी यूसीसी कमीशन की अध्यक्ष थी, उन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने वो बिल विधानसभा में रखा, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। तो इस तरह से उत्तराखंड जो है वो भारत में पहला राज्य बन गया जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। यह संविधान निर्माताओं ने जो एक सपना देखा था पूरे देश के लिए एक समान कानून, उसको सबसे पहले लागू किया उत्तराखंड ने। देखिए आर्टिकल 44 क्या है कि भारत के राज्य ये प्रयास करेगा, स्टेट ये कोशिश करेगा कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए, समस्त राज्य क्षेत्र मतलब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो या यूटी हो, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए, जो भी सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म, वंश या लिंग का हो, सभी के लिए एक जैसी सिविल संहिता हिंदी में समान नागरिक संहिता, यानी कि जो कानून, सिविल माने प्रशासनिक कानून, सैनिक कानून से इसको अलग कर रहा है ना, सभी के लिए एक समान कानून लागू कराने का प्रयास करेगा। लब्बो लुबाब इसका यह है कि हमारे देश में सभी के लिए जो है कानून एक सा हो और उस कानून का संरक्षण सभी के लिए एक सा हो। जैसे आर्टिकल 14 है ना, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, तो यही बात जो है वो आर्टिकल 44 कह रहा है। अच्छा, जब हम आज़ाद हुए तो भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, जनजातीय क्षेत्र भी हैं, अनुसूचित क्षेत्र भी हैं। तो हमने जो है कुछ वर्गों, कुछ संप्रदायों, कुछ धर्मों के लिए उन्हें उनके जो रीति रिवाज थे स्पेशल, उनको मानने की छूट दे दी थी। तो अक्सर ये चीज़ चर्चा में रहती थी कि पूरे देश के लिए एक जैसा कानून बने। हालांकि अभी भी ये लागू नहीं हो पाया। उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू हुई है, तो इसमें जनजातीय क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में उत्तराखंड के यूसीसी लागू नहीं हुआ, और भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर यूसीसी लागू नहीं हुआ है। खैर, लेकिन एक हल्की सी शुरुआत तो हुई है। तो आर्टिकल 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसका जिक्र करता है? सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता, एक समान कानून। फिर हम बात करें आर्टिकल 45 की। आर्टिकल 45 जो है वो सीधे सीधे कहता है कि 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, कितनी आयु? 6 वर्ष की, सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की देखभाल हो और 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य उपलब्धता होनी चाहिए। ये जो अनिवार्य उपलब्धता है 14 वर्ष की आयु पूरा करने तक, ये पहले से भी थी, इसमें कुछ हेरफेर किया गया है 86वें संशोधन के बाद। तो आर्टिकल 45 किस पर जोर दे रहा है? किसकी वेलफेयर की बात कर रहा है? बच्चों की। 2 तरह से, एक तो 6 साल तक शुरुआती देखभाल। आप लोग देखते हैं ना, बच्चा जब गर्भ में आता है वहीं से सरकार आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता को थ्रू उसकी देखभाल करना शुरू कर देती है। डिलीवरी के बाद भी बच्चे की देखभाल होती है। इसी को हम कहते हैं शुरुआती देखभाल। बच्चे को तरह तरह की दवाइयाँ देना, तरह तरह के टीके लगाना, यही है शुरुआती देखभाल। तो नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया कि राज्य प्रयास करेगा कि जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों की 6 वर्ष तक शुरुआती देखभाल हो। ये राज्य का कर्तव्य है, एक चीज़। दूसरी बात कि जब तक वो 14 साल की उम्र पूरी कर लें तब तक उनको जो प्राइमरी एजुकेशन है कंपलसरी तरीके से, अनिवार्य रूप से और फ्री मिल जानी चाहिए। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन में कहाँ तक आती है? क्लास 8 तक की जो एजुकेशन है, कक्षा 8 तक की जो एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन में आती है। फिर आर्टिकल 46, यहाँ बात ये होती है, अब देखो 45 किसके लिए आ गया? बच्चों के लिए। अब आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों माने जो वीकर क्लास हैं। अब वीकर क्लास का एक उसने इस चीज़ को और आगे एक्सप्लेन किया है, विशेषकर SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति। अच्छा, उसने ना यहाँ पर दुर्बल वर्गों को थोड़ा सा परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा। उसने कहा राज्य जो है राज्य क्षेत्र के या देश के दुर्बल वर्गों, विशेषकर SC ST। इसका मतलब दुर्बल वर्गों में केवल SC और ST ही शामिल नहीं है, और कुछ भी हो सकता है इस आर्टिकल 46 के मुताबिक। क्या कि भाई राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर SC ST, तो दुर्बल वर्गों का एक हिस्सा है SC ST। और यहाँ पर आर्टिकल 46 कह रहा है कि SC ST पर खास तौर से आपने ध्यान देना। किसका? कि इनके शिक्षा व अर्थ मतलब रोजी रोटी, काम, रोजगार, अर्थव्यवस्था से जुड़ा है ना, अर्थ पैसे की व्यवस्था। तो इनकी रोजी रोटी, इनका काम धाम, इनका पेट भरना, इनके जो अर्थ वित्त संबंधी जो हित हैं उन पर, और इनकी शिक्षा संबंधी हितों में वृद्धि करेगा।
और सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो आर्टिकल 46 यहाँ पर दो समुदायों के लिए आ गया, एक तो दुर्बल वर्ग। अब दुर्बल वर्ग जो है वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय में हो सकता है, किसी भी राज्य में हो सकता है, तो इसलिए इसने स्पेशली इसमें SC ST को अलग से जोड़ा है। किसके लिए काम करेगा? इनकी शिक्षा और इनके अर्थ यानी कि पैसे वैसे का रोजगार का, उसके लिए उनके हितों में बढ़ावा देगा। और साथ ही साथ जो सामाजिक अन्याय है, किसी भी तरह का अन्याय है समाज में जुड़ा हुआ, उससे और शोषण से उनकी रक्षा करेगा। कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि लोगों को पोषाहार मिले, यानी कि पौष्टिक आहार मिले, लोगों को पोषाहार या पौष्टिक आहार मिले। तभी तो देखिए ना, फूड इंस्पेक्टर या मार्केट इंस्पेक्टर, इनकी जिम्मेदारी क्या है कि भाई देखो सड़ी गली सब्जियां बाजार में ना बिकें। अच्छा, पोषाहार को लेकर के आप देखें दलिया बंटता है, दलिया समझते हैं ना? हाँ, दलिया बंटता है अक्सर, खास करके जो वृद्ध लोग हैं उनको, जो गर्भवती स्त्रियां हैं या जिनका बच्चों का जन्म हो चुका, उनकी माताओं को पौष्टिक आहार मिलता है, पोषाहार या पौष्टिक आहार। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो लोगों को पौष्टिक आहार मुहैया कराए। इसके अलावा लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए, आप लोग कहते हैं ना लिविंग स्टैंडर्ड, समझते हैं ना भाई, जैसे कि एक व्यक्ति है झोपड़ी में रह रहा है ना, और ना पीने को साफ पानी है, ना खाने को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन है, पहनने को गर्म कपड़े नहीं है, गर्मी में पंखा नहीं है, तो हम ये कहेंगे यार उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है लो है। ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड उसका ठीक ठाक हो जाता। बाकी आप तुलना करें धनाढ़ियों से तो खैर उसकी अलग बात है। तो ठीक ठाक जीवन स्तर जैसे आप लोग जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूँ, तो राज्य कोशिश करेगा कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, इसके लिए कोशिश करेगा। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। लोक स्वास्थ्य माने यहाँ पर लोक स्वास्थ्य का मतलब है पब्लिक, जनता, जो जनता है उसकी हेल्थ बेहतर हो। तो इसीलिए आप देखें ना, आशा आंगनवाड़ी हैं, जगह जगह हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, सरकार जो है मेडिकल पर या हेल्थ पर काफ़ी पैसा खर्च कर रही है। क्या है आर्टिकल 47 अब किसकी बात करता है? पौष्टिक आहार की बात करता है। सरकार कोशिश करे कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊंचा उठ जाए, लोगों की हेल्थ वो बेहतर हो जाए, ठीक है ना, इन सबको सुधारने का प्रयास करेगा। साथ ही वो कहता है कि ऐसी दवाएं, ऐसे पदार्थ, ऐसी नशीली दवाएं, ऐसे ड्रग्स जो इंसानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप मेडिकल स्टोर पर चले जाइए नशे की दवाई खरीदने, भले ही आपको मान लीजिए BP हाई हो, डॉक्टर ने आपको एल्प्रेक्स टाइप की गोली आती है वो लिख दी है कि भाई लो आपको नींद अच्छी आ जाएगी इससे, लेकिन वो नुकसान है हेल्थ के लिए, लंबे समय के लिए वो नुकसानदेह है। तो बिना डॉक्टर की पर्ची के आपको वो मिलेगी नहीं, क्योंकि रोक है, वो नशीली दवाओं के अंतर्गत आती है। बहुत सारी दर्द निवारक दवाएं हैं जो नशीली दवाओं के अंतर्गत आती हैं। अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो व्हाइटनर होता है ना, उसके बेचने पर रोक लगा दी थी। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल लोग नशे के लिए करने लगे थे। क्या? तो राज्य कोशिश करेगा कि जो स्वास्थ्य हेतु हानिकारक है, इंसानी हेल्थ के लिए जो हार्मफुल दवाएं हैं, मेडिसिन हैं, तमाम तरह के सब्सटेंस यानी पदार्थ हैं, या नशीली दवाएं हैं, ड्रग्स हैं, या मदिरा माने शराब है, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाए। तो देखो यहाँ पर आपसे किस तरह से सवाल पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल पौष्टिक आहार की बात करता है, कौन सा आर्टिकल जो है नशीली दवाओं की रोक की बात करता है, कौन सा आर्टिकल ड्रग्स पर रोक की बात करता है, कौन सा आर्टिकल जो है शराब, मदिरा माने शराब के प्रतिबंध की बात करता है। अच्छा, ये अनिवार्य नहीं कहा गया, नीति निर्देशक तत्वों में जो कुछ भी है वो कंपलसरी अनिवार्य तो है ही नहीं, सरकार की मर्जी है कि जब भी उसके पास ऐसी क्षमता हो, इच्छा शक्ति हो, वो इन चीज़ों को लागू कर सकती है। तो आर्टिकल 47 बहुत आता है, मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ, शराबबंदी है ना, ड्रग्स पर पाबंदी, हानिकारक दवाओं पर पाबंदी, और क्या है, लोगों को पौष्टिक आहार देने के लिए, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उनकी हेल्थ को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अब बात आती है आर्टिकल 48। अब 48 जो बात करता है खेती किसानी की और पशुपालन की बात करता है। ऐसे सिंपल सवाल भी आ जाएगा, 48 किसकी बात करता है? खेती किसानी और पशुपालन की बात करता है। क्या कि राज्य का ये दायित्व है कि वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी खेती और पशुपालन का जो तरीका है उसमें मॉडर्नाइजेशन आए, नई नई तकनीक आए। आप देखो ना, भैंस गाय के दूध निकालने के लिए नई नई मशीनें आ गई हैं। तो आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से इनको संगठित करने का मतलब जो खेती है उसमें भी मॉडर्न टेक्निक्स आए, साइंटिफिक नज़रिया। आप देखो ना, किसान ड्रोन आ गए हैं, और सॉयल हेल्थ कार्ड नहीं है। सॉयल हेल्थ कार्ड का मतलब ही क्या है कि आपकी ज़मीन का पूरा डाटा आपके पास मौजूद है, इसमें क्या है क्या नहीं है, उसी हिसाब से आप खेती कीजिए। मौसम विभाग, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं। तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित किया जाएगा, या संगठित करने का प्रयास करेगा। कोई कॉल आए तो ध्यान कर लेना, संगठित करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है
दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। यहीं पर आया था, कभी कभी ना आया था ना, गोवध पर प्रतिबंध किसमें है, तो जो गाय है वो भी दुधारू पशु है। हालांकि सीधे सीधे गोवध की बात नहीं की गई है, गाय भैंस भेड़ बकरी किसी जानवर का नाम लिया नहीं गया है पशु का, यहाँ पर लिखा गया है कि जो दुधारू पशु हैं उनके वध पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो यहीं से आ जाता है, गोवध पर जो निषेध है वो यहीं से आ जाता है, लेकिन अभी इसके लिए कोई कानून बना नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है आर्टिकल, अब सीधे सीधे आपसे कौन पूछेगा आर्टिकल 48 क्या है भाई, खेती किसानी और पशुपालन जो है वो आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगनी चाहिए। फिर आ जाता है आर्टिकल 48A। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो मैंने रेड स्टार जहाँ पर बना रखा है वो चीज़ें किससे जुड़ी हैं, 42वें संविधान संशोधन के बाद जुड़ी हैं। तो अब आर्टिकल 48A कह रहा है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, जो हमारा एनवायरमेंट है उसका कंजर्वेशन और एनरिचमेंट, संवर्धन माने एनरिचमेंट, संरक्षण माने कंजर्वेशन, पर्यावरण को बचाना भी है और उसको बढ़ावा भी देना। राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। आप देखें ना, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, उसके बाद ही पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम शुरू हुई। तो उसके बाद हमारे यहाँ भी संविधान में 42वां संशोधन हुआ और नीति निर्देशक तत्वों में एक चीज़ और जोड़ी गई, क्या, 48 से, कि जो एनवायरमेंट है आप उसका संरक्षण भी करें और संवर्धन माने उसको बढ़ावा भी दें। ठीक है, साथ ही साथ जो वन है और वन्य जीव यानी कि वनों में रहने वाले जो प्राणी हैं उनकी रक्षा का प्रयास आप करेंगे। तभी आप देखें हमारे यहाँ फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये सब, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे के सारे कानून हमारे यहाँ बने हैं और देखो उसका हमें फल भी मिल रहा है, क्योंकि गुलदारी बढ़ रहे हैं, तेंदुए बढ़ रहे हैं, हाथी बढ़ रहे हैं और बाघ भी बढ़ रहे हैं। तो अब एक तरह से आप देखें कि ये हमने नीति निर्देशक तत्वों को ही एक तरह से लागू किया है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का मेन देने आ रहे हैं और उसमें मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें क्या भाई नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर दिया गया। तो आप देखें ना, आज़ादी से लेकर अब तक बहुत सारे कानून विधान जो कुछ ही बने हैं वो सब इसी की बात तो कर रहे हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना, बच्चों को शोषण और अत्याचार से बचाना, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, यहाँ तक कि SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन है वो, संविधान का 73वां 74वां संशोधन है वो। सिर्फ एक जो रह गई है चीज़, वो रह गई है समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड ने उसकी शुरुआत कर दी, हो सकता है धीरे धीरे पूरे भारत में भी लागू हो जाए। खैर उसके लिए आपको अलग से पढ़ाएंगे, फिलहाल यहीं पर चलते हैं, पहले आपका प्री निकलना चाहिए। फिर आर्टिकल 49 आ गया, राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण के लिए राज्य अनिवार्य रूप से काम करेगा। तो राष्ट्रीय महत्व के घोषित, अक्सर सरकार जो है ना, बहुत से संस्थानों, जैसे 4 धाम है उत्तराखंड में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो सब ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार है ना, दक्षिण भारत में अनेक मंदिर, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान भी हो सकते हैं, है ना, जैसे कि हल्दी घाटी का मैदान, पानीपत का मैदान। तो अगर इनको नुकसान हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इनका कंजर्वेशन करे। तो यही बात आ गई है कि राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण के लिए राज्य अनिवार्य रूप से काम करेगा। आर्टिकल 49 एंटीक चीज़ों की हिफाजत की बात करता है। ठीक है ना, अब चाहे वो चीज़ें हों, सामान हो, महल हो, इमारतें हों, कुछ भी हो या कोई एक जगह हो। ठीक है, फिर आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब यह है कि कोर्ट का एरिया अलग है और जो सरकार है उसका एरिया अलग है। डीएम को आप जज नहीं बना सकते और जज को आप डीएम नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को आप मंत्री नहीं बना सकते और एक साथ ही मंत्री को जज का काम भी नहीं दे सकते। यानी कोर्ट का काम अलग और जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, उसका काम जो है वो अलग होगा। इसी को हम कहते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। झगड़ा नहीं, दोनों के कामकाज जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें इधर ध्यान दो, राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा। ठीक है, फिर आया था आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या कह रहा है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का, अभिवृद्धि माने बढ़ावा देना, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों में एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। बड़ी सारी बातें लिख रखी हैं इसमें, है ना। हमारी सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि भाई देखो, आप जो कोशिश करें वो कोशिश करें कि आप
की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा बढ़े। तो ठीक है साहब, देखिए हम भी यूएनओ के फाउंडर मेंबर हैं, तो यूएनओ के साथ रहते हुए हमने भी कोशिश की है कि शांति हो। अभी आप देखें ना, इजराइल और गाज़ा के बीच में लड़ाई चल रही है, तो हमने ना किसी का खुलकर साथ दिया है और ना ही हमने खुलकर किसी की खिलाफत की है। हम दोनों ही पक्षों से कहते हैं कि भाई शांति 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 और शांति, आपके बीच में जो भी विवाद है वो बातचीत के द्वारा हल करो। यहाँ तक कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे भी हमारा ये प्रयास रहता है कि टकराव ना हो, बातचीत से ही समाधान हो जाए, ठीक है। इसके अलावा किन्हीं भी, जैसे रूस और यूक्रेन का मामला है, तो रूस और यूक्रेन का जो मामला, इसमें भी आप देखेंगे कि हमारा जो झुकाव है वो किसी भी एक देश की तरफ नहीं है। हम हमेशा दोनों देशों से यही कहते हैं कि भाई आप युद्ध ना करें, शांति के द्वारा, बातचीत के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा। मध्यस्थता माने कोई भी चीज लिया हो, चाहे वो यूएनओ हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, यूएसए हो, इंडिया हो, कोई भी हो, किसी की मध्यस्थता माने बीच बचाव करने वाला, कोई भी बीच बचाव करने वाला ले लीजिए और अपने झगड़ों को निपटा दीजिए। तो इसी का मतलब है आर्टिकल 51 हमसे क्या कह रहा है कि देखो भाई, तुम बायस मत हो, तुम इंटरनेशनल लेवल पर तटस्थ रहो। तटस्थ का मतलब वो नहीं है कि निष्क्रिय रहो, नहीं। अगर किन्हीं दो देशों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा संगठनों के बीच में झगड़ा विवाद हो रहा है, तो आप किसी का साथ मत दो, कोशिश करो कि उनके बीच विवादों का समाधान हो जाए। तो यही बात वो कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। अब न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध क्या है कि भाई देखो, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया सन 91 में, तो हमने इराक की आलोचना की कि भाई आपने एक निरीह देश को क्यों इस तरह से उजाड़ रहे हो आप। कहीं ना कहीं हम रूस को भी कहते हैं कि भाई यूक्रेन पे जो है हमले बंद कर दो। कहीं ना कहीं हम इजराइल से भी कहते हैं कि भाई गज़ा पर बहुत हो गया, अब आप जो है वहाँ पर फाका कशी की स्थिति आ गई है, अकाल की स्थिति आ गई है, अब उस चीज़ को आप बंद कर दो। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी देश का शोषण ना हो, कोई भी बड़ी शक्ति किसी छोटी शक्ति का शोषण ना करे। तो उसी के बाद क्यों कहते हैं हम राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखें या बनाए रहें, इसका हम प्रयास करें। संगठित लोगों में एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। अब संगठित लोग का मतलब देश भी हो सकता है, बहुत से देशों के संगठन भी होते हैं, जैसे ब्रिक्स है, G20 है, G20 खूब चर्चा में रहा है ना, तो स्वयं यूएनए है। तो ऐसा नहीं है कि एक समुदाय, दो या दो से ज़्यादा देश जो हैं वो किसी दूसरे समुदाय, दूसरे संगठन या दूसरे देशों पर दबाव डालें। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी नियम कानून हैं, संधियां हैं, वो सभी पर लागू हों और सभी देश उनको मानें और सभी देश उनका सम्मान करें, ठीक है ना। आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 51 में ये बातें आती हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जो पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, सब ठीक है, जो पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। 4-5 पार्ट मुझे इसमें लगे हैं। अब यहीं पर इनकी थोड़ी सी आलोचना भी की गई, भाई है क्या। जैसे केटी शाह है, वो कहते हैं कि भाई इनका जो चरित्र है गैर न्यायिक है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले से कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, नोट भी कर लेना। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोर्ट जो है नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर सरकार को ये आदेश नहीं दे सकता कि आप ये करो और या ये ना करो। इसके आधार पर भारत का कोई भी नागरिक कोर्ट में सरकार के खिलाफ मुकदमा या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये गैर न्यायिक हैं, यानी कि इनके आधार पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट इनके आधार पर सरकार कोई जस्टिस नहीं कर कोर्ट इनके आधार पर कोई जस्टिस नहीं कर सकता। कोर्ट इनके आधार पर सरकार को कोई गाइडेंस या कोई निर्देश नहीं दे सकता। कहने का मतलब क्या है, ये गैर न्यायिक चरित्र हैं, यानी इनका जो नेचर है वो नॉन जुडिशरी है, ठीक है। अब इसी बात को केटी शाह कहते हैं कि ये ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों पर निर्भर है। मतलब ये है कि सरकार चाहे तो इनको लागू करे, चाहे तो लागू ना करे। जब सरकार सक्षम हो, सरकार में इच्छा शक्ति हो, सरकार चाहे इनको लागू करने का तो सरकार इनको लागू करेगी, अदरवाइज सरकार इनको लागू करने के लिए मजबूर नहीं है, ठीक है। इसी बात को आगे केसी वियर आगे कहते हैं कि ये लक्ष्यों व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। इसका मतलब क्या है कि संविधान सभा ने कहा कि भाई हम आज़ादी के बाद हमारे देश के, हमारी संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका के, विधानसभाओं के क्या कर्तव्य होंगे, क्या उनकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, क्या उनके सपने होने चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए। इसमें नहीं जैसा तो कुछ है ही नहीं, नहीं जैसा तो कुछ है ही नहीं। अगर मैंने बीच में नहीं बोला है तो मैं गलत हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। नहीं की बात तो मूल अधिकारों में आती है, इसलिए वो नेगेटिव है। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी बात करता है केसी वियर के शब्दों में। ये हमारे नीति निर्माताओं की लक्ष्यों व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। अब पीडीपी की बात करें, क्या पीडीपी भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। बट एक्चुअली जैसे मैंने आपको मूल अधिकारों के बारे में कहा था ना, मूल अधिकार भाग 3 में है, 12 से कहाँ तक हैं, 35 तक। लेकिन एक्चुअली मूल अधिकार जो हैं वो 14 से कहाँ तक हैं, 32 तक, 14 से 32 तक। तो उसी तरह से भाग 4 में
नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा 36 से 51 तक की गई है, लेकिन एक्चुअली शुरू होते हैं 38 से 51 तक। 36 में क्या कहा गया, राज्य की परिभाषा दी गई, और 37 में ये बताया कि भाई नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, ठीक है ना। तो खैर जैसा क्वेश्चन आया आप उसी तरह से आंसर देना अपना। क्या सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं ये पीडीपी किसकी बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय की, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की, कल्याणकारी राज्य के आदर्श की, उसके उद्घोषक हैं या उसके निर्देशक हैं। आप देखिए ना आर्टिकल 36 से लेकर 51 में जो भी बातें की गई हैं उनका जो जोर है वो ये है कि समाज में बराबरी हो, समाज में असमानता ना हो, आर्थिक रूप से असमानता ना हो, समाज में कोई किसी का शोषण ना करे, किसी के साथ जुल्म ना हो, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सभी लोगों का भला हो, सभी लोगों का भला हो। तो इस तरह से नीति निर्देशक तत्व हम कहते हैं कि ये जो हैं किसी भी देश के कल्याणकारी चरित्र को दिखाते हैं, या ये हमारे देश के कल्याणकारी राज्य के आदर्श को दिखाते हैं, या ये कहते हैं कि हमारा जो देश है वो वेलफेयर स्टेट या सभी लोगों का भला करने वाला स्टेट होना चाहिए। जैसे मूल अधिकार जो हैं वो किसकी बुनियाद हैं, वो लोकतंत्र की या मानव अधिकारों की बुनियाद हैं, वो स्वतंत्रता की बुनियाद, मूल अधिकार लोकतंत्र की स्वतंत्रता की, राजनीतिक स्वतंत्रता की, मानवाधिकारों की बुनियाद हैं। उनके बिना, मूल अधिकारों के बिना आप लोकतंत्र की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किसको बढ़ावा देते हैं, सामाजिक आर्थिक समानता, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को। तो मूल अधिकार जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, बल्कि मूल अधिकार जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो अब ये पीडीपी किसकी बात कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय की, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की, कल्याणकारी राज्य के आदर्श को ये बता रहे हैं। उसी को दूसरे शब्दों में लिख दिया है कि ये पीडीपी जो है कल्याणकारी राज्य के उद्घोषक भी हैं और ये कल्याणकारी राज्य के निर्देशक भी हैं, यानी कि ये डायरेक्शंस देते हैं कि वेलफेयर स्टेट किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। ये कार्यपालिका को या राज्य को, कार्यपालिका नहीं कहना चाहिए, राज्य, राज्य में सभी कुछ शामिल है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, हम यहाँ तक कि हमारी कोर्ट, ये जो हैं राज्य को नैतिक निर्देश देते हैं। नैतिकता समझते हैं ना, हाँ ठीक है। ये उन सामाजिक आर्थिक मूल्यों की याद दिलाते हैं जो कि संविधान का आदर्श है। संविधान में जो सामाजिक आर्थिक मूल्य, संविधान ने जो सामाजिक आर्थिक मूल्य माने आदर्श, सोच, लक्ष्य, टारगेट जो रखे हैं ये उन्हीं का दर्पण है। ये सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव है, सरकार को कहती है ये करो। अच्छा, मूल अधिकार जो है वो नेगेटिव है, सरकार को कहती है ये ना करो। तो जहाँ नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, वहीं जो मूल अधिकार हैं वो सरकार पर रोक लगाते हैं कि आप लोगों की स्वतंत्रता ना छीनें। इसलिए मूल अधिकार नेगेटिव हैं और पीडीपी जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अब हमारे देश की संभावना है ना, वो संभावना नहीं, हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसमें कहते हैं ना, प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय हैं। कौन कौन से, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो हमारे संविधान में जो न्याय और स्वतंत्रता की बात की गई है, जो भाईचारे की बात की गई है, एक्चुअली उसी को और आगे व्याख्या के रूप में दिया गया, किसमें, नीति निर्देशक तत्वों में। तो हम इसको प्रस्तावना का विस्तार या उसकी व्याख्या भी कह सकते हैं। अच्छा, न्यायालय, अच्छा देखें, जो नीति निर्देशक तत्व है ना वो न्यायिक समस्या का आधार तो है नहीं, यानी कि वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनके आधार पर कोर्ट किसी को कुछ निर्देश नहीं दे सकता। लेकिन जहाँ पर भ्रम हो, कोर्ट को लगे भाई अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो जिस तरह से हम कहते हैं ना, जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि भाई जहाँ पर भी किसी काम को करने में भ्रम हो तो आप प्रस्तावना की तरफ को देखें कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान की मूल भावना क्या है। उसी तरह से नीति निर्देशक तत्वों की तरफ को देखें कि हमारे संविधान की मूल भावना क्या है, संविधान का आदर्श क्या है। तो अगर कहीं आप फंस रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, तो आप जो है नीति निर्देशक तत्वों की सहायता ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्यायालय को न्यायिक समीक्षा करने में मदद करते हैं, न्यायालय को न्यायिक समीक्षा करने में मदद करते हैं। ये मूल अधिकारों के पूरक हैं। पूरक क्यों है, क्योंकि मूल अधिकार कहते हैं कि ये ना करो, ठीक है, लोगों के स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये ना करो। नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं, लोगों की स्वतंत्रता, आज़ादी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए, कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देने के लिए ये करो। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को हम मूल अधिकारों का पूरक कहते हैं, ठीक है ना। या ये कह सकते हैं कि भाग 3 में जो है वो सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रिक्ति है। मूल अधिकारों की तो बात की गई है, लेकिन सामाजिक आर्थिक अधिकारों की स्पष्ट बात नहीं की गई है। तो एक तरह से भाग 3 एक तरह से वैकेंट रह गया। तो इस वैकेंट को फुलफिल कौन कर रहा है, पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है।
फिर कहता है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में सततता की बात करता है, यानी कि हम जो अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं वो इस तरह से बनाएं कि इंटरनेशनल माहौल या इंटरनेशनल वातावरण के वो अनुकूल रहें। ठीक है, ये एक आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह सहायक है। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं ना, वो अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, उसी तरह से ये हमारे देश का, हमारे संविधान का घोषणा पत्र है। ठीक है, अच्छा देखें आप, मूल अधिकार क्या है? ये राजनीतिक न्याय, समानता यानी कि समता और लोकतंत्र का आधार है। मैंने अभी आपको बताया कि मूल अधिकार राजनीतिक न्याय, समता और लोकतंत्र का आधार है। ये विकास, स्वतंत्रता, मानवाधिकार आदि के रक्षक हैं। कौन? मूल अधिकार। मूल अधिकारों का चरित्र नकारात्मक है। ये राज्य की निरंकुशता में अवरोध, राज्य माने सरकार अगर हम पर तानाशाही करती है यानी कि राज्य निरंकुश हो जाती है तो उसके रास्ते में बैरियर लगाते हैं। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। मूल अधिकार वाद योग्य हैं। मूल अधिकारों के आधार पर आप कोर्ट में जा सकते हैं। मूल अधिकारों के आधार पर कोर्ट आपके फेवर में कोई भी डिसीजन दे सकता है। ये व्यक्ति से संबंधित है, आम व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित है मूल अधिकार, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं पूरे राष्ट्र से संबंधित हैं। ठीक है ना। अच्छा, जो मूल अधिकार हैं वो अलग अलग आधारों पर राज्य को कुछ करने से रोकने का आदेश देते हैं, मीन्स नेगेटिव है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? भाग 3 में है, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। पीडीपी भाग 4 में है और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। पीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। 42वें संशोधन से नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? 39A, 43A, 48A, 39 का 5th पार्ट। इनमें क्या क्या है ये आप लोग देख लेना। तो मैंने बड़ी मेहनत की है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों पर। आज ये ख़त्म हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।